स्प्लिटिंग आप देखिए, एक जो मेन टॉपिक है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसको समझ लीजिए। इस चैप्टर का पूरा सबसे ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने दिया था ये हाइपोथेसिस बताएंगे? पीटर माइकल। पीटर माइकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया था। नहीं लिखा हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नया चैप्टर नहीं, उसी का ही है, एक टॉपिक है जो समझा रहा है फोटोसिंथेसिस का ही। यह हाइपोथेसिस किसके लिए बनाया गया, क्या समझाती है? ये एटीपी फॉर्मेशन की हाइपोथेसिस बताती है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बनता कैसे, किस मैकेनिज्म से बनता है, ठीक है। अभी बताया ना एटीपी डायरेक्ट बन जा रही है, बनती कैसे है, वो मैकेनिज्म समझाती है हाइपोथेसिस, ठीक। अब देखिए, अब आप इसमें ये देखिए कि एटीपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इधर देखते रहिए। इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि एटीपी बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल क्या क्या आपके पास क्या, प्लांट के पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एटीपी बनाने के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। मेन चीज तो ये है, अगर ये नहीं डेवलप हुआ है तो एटीपी नहीं बनेगी। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ डेवलप होता है? ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में अंदर ये थालेपॉइड होता है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है? थालेपॉइड। हम इस एक थालेपॉइड को बड़ा बना रहे हैं, बुक में यही बना हुआ है। इस एक थालेपॉइड को बहुत बड़े में बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ये सपोज करिए एक थालेपॉइड हो गया, ऐसे दूसरा नीचे होगा, ऐसे ढेर सारे थालेपॉइड होंगे। थालेपॉइड एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इधर और इधर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस का आना, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। एक होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट। टेम्परेचर में डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर में डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये है प्रोटॉन में डिफरेंस। किसके अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए? मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कौन सी मेम्ब्रेन? थालेपॉइड। सारे फोटो सिस्टम यही लगे हुए हैं ना, यहाँ सेकंड होगा, यहाँ फर्स्ट होगा, समझ में आया? तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस बनता है? थालेपॉइड। बताइए अंदर की जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, पता है ना। थालेपॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, तब एटीपी बनेगा, ठीक। अब कैसे एटीपी बनता है? तो देखिए, आपने पढ़ा कि यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट लगा होता है, ठीक है, और फोटो सिस्टम यहाँ कहीं मान लीजिए सेकंड लगा होता है, ये सेकंड। तो यहाँ पर प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन देखिए H+ में यहाँ दिखा हुआ तो कम है यहाँ पर। एक चीज, एक रिक्वायरमेंट तो ये होनी चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए। थालेपॉइड के इधर उधर प्रोटॉन की प्रोटॉन का मतलब H+ कंसंट्रेशन में अंतर आना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक एटीपी सिंथेस एंजाइम होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट के पास में। यहाँ एटीपी सिंथेस एंजाइम देखिए ये बना हुआ है, देख रहे हैं इस तरीके से। ये क्या है? बुक में बना, देखो, एटीपी सिंथेस एंजाइम। क्योंकि एटीपी ऐसे नहीं बनती, एटीपी आप सबको पता है, एटीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है। क्या होता है? एटीपी ये अपने आप नहीं जुड़ जाता है, इसको जोड़ने में एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या? एटीपी सिंथेस एंजाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एंजाइम का काम करेगा, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट बुक में दिखाया गया है, एटीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ गया, एटीपी बन गई, बनेगी तब यही काम करेगी। ये एंजाइम एक्टिव कैसे होगा? एंजाइम एक्टिव कैसे होता है? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब हमको समझना है पूरे में ये ग्रेडियंट बनता कैसे इधर और इधर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में अंतर आता है। समझ गए ना कि एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट बनेगा तभी एंजाइम काम करेगा, तभी एटीपी बनेगी। तो कैसे ग्रेडियंट बनता है? बुक में 3 पॉइंट लिखा हुआ, देखिए आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 141 पर ABC करके 3 पॉइंट लिखे गए। इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। देखिए, यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहीं हो रहा है, H2 टूटता है कि नहीं टूटता है? वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ टूटेगा? फोटो सिस्टम सेकंड के पास। जब वाटर टूटेगा तो हमको ये समझना है कि अंदर H+
अंतर आएगा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में अंतर आएगा। अंतर का सेंस ये कि अंदर H+ ज़्यादा हो जाएंगे, बाहर क्या हो जाएंगे, कम। ये अंदर ज़्यादा कैसे हो जाते हैं और बाहर कम कैसे हो जाते हैं, इसको समझना। देखिए मैं अंदर कैसे ज़्यादा बढ़ेगा, ल्यूमेन के अंदर के स्पेस को आपने क्या बोला, ल्यूमेन। यहाँ H+ क्या हो जाएंगे, मोर रहेंगे। और बाहर का जो स्ट्रोमा है, बाहर के स्पेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। यहाँ H+ क्या रहेंगे, लेस। तो यहाँ कैसे ज़्यादा होते हैं वो समझना है, ठीक। तो ज़्यादा दो तरीके से होगा, दो मेथड हैं जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन को अंदर बढ़ाएंगे। पहला मेथड देखिए, पानी टूटता है ना, वाटर के टूटने से क्या होता है, 2H+ प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन तो टहलता घूमता अपना चला जाता है, फर्स्ट और सेकंड में घूमता रहता है। ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में कहते हैं ना, ऑक्सीजन निकलती है, वो यही वाली है। इस H+ का क्या होता है, ये H+ अभी अंदर पड़ा है आराम से, ठीक है। लगातार पानी टूट रहा है, वाटर टूट रहा है, H+ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अंदर H+ बढ़ने का पहला रीजन कौन सा हो गया, फर्स्ट रीजन हो गया H2O का टूटना। वाटर के टूटने से H+ बढ़ते हैं, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन बताएंगे कोई, दूसरा रीजन समझिए। अभी मैंने आपको बताया फोटो सिस्टम, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ जाता है, थियोफाइटिन। थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के प्लास्ट साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन कब जाएगा, फोटो सिस्टम सेकंड फर्स्ट के पास, फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। थियोफाइटिन, ये जो प्लास्टोक्विनोन देख रहे हैं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्चुअली बाहर है। कहाँ है, फोटो सिस्टम यहाँ है फर्स्ट, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन जो थियोफाइटिन यहाँ पर है, थियोफाइटिन ये हो गया, ये वाला प्लास्टोक्विनोन जो है वो कहाँ है, बाहर की साइड में, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को जब देता है तो वो दो हाइड्रोजन का सहारा लेता है, समझ रहे ना। वो तो बिना हाइड्रोजन पकड़े हुए इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पाएगा। तो पढ़ेंगे वो लाइन आपको क्लियर होगी। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन इसको तब देगा जब वो दो हाइड्रोजन का सहारा लेगा। कैसे, देखिए प्लास्टोक्विनोन ये है, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहुंचा, ठीक है, ये क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन यहाँ से बाहर से, कहाँ से, मैं ये स्ट्रोमा है ना बाहर, थैलेपॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, स्ट्रोमा, यहाँ से दो हाइड्रोजन को पकड़ेगा और क्या बना देगा, PqS2। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन को ऐड करिए, क्या बनेगा, Pq बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे प्लास्टोक्विनोन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ लिया तो बन गया PqS2, ठीक है। अब PqS2 बन गया, इसके बाद ये PqS2 टूटेगा, ये PqS2 अंदर आएगा, यहाँ बन गया PqH2, ठीक, बन गया ना। अब ये PqH2 अंदर आएगा, आया अंदर, और अंदर आने के बाद में ये Pq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें टूट गया 2 हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगले कैरियर पर जाने के लिए इसने हाइड्रोजन का सहारा लिया, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन को ला नहीं पाता इस कैरियर पर। इस पर साइटोक्रोम B6 पर लाने के लिए इसने 2 हाइड्रोजन का सहारा लिया, हाइड्रोजन को पकड़ा, PqS2 में कन्वर्ट हुआ, PqS2 फिर टूटा, आपस वही चीज आई ना Pq, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, हाइड्रोजन अंदर कर दिया। देखिए हाइड्रोजन को बाहर से खींच लाया अंदर, बढ़ाने लगे हाथ, तो अंदर बढ़ गए, बाहर कम, तो अंदर बढ़ते हैं इसके टूटने से, और Pq के कन्वर्जन से अंदर बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। बाहर कम कैसे हो रहे हैं, बाहर कम 2 तरीके से होते हैं। एक तो ये कम कर रहा, देखो दो, ये जब Pq कहाँ से लिया, हाइड्रोजन बाहर से लिया, प्रोटॉन तो बाहर से पकड़ा, तो बाहर कम हो रहा, अंदर बढ़ रहा, लगातार अंदर को फेंक रहा, बाहर से उठा के अंदर फेंक जाते हैं, तो बाहर कम अंदर बढ़ रहा। एक रीजन ये कम होने का हो गया। दूसरा रीजन है कि जब लास्ट में यहाँ पर NADP+ जो है, सबसे लास्ट में देख लेते ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से पकड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आएंगे, कहाँ से, अरे यहाँ से टहलते घूमते जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, पैराडॉक्सिन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन ना, देखो यहाँ पर ये पैराडॉक्सिन के पास किसके पास जाएगा, NADP+ के पास जाएगा, NADP+,
तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रिडक्शन से मिल गया इसको, ठीक है। तो इसको NADP में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, रिडक्शन। लेकिन ये 2 हाइड्रोजन ऐड करता है तब क्या बनता है NADPH2। ये हाइड्रोजन कहाँ से उठाया इसने, बाहर से लिया, स्टोमा से लिया, ठीक है, तब बनाया। तो बाहर इसने स्टोमा फिर कमी हो गया, लगातार NADPH2 बनता रहता है, लगातार हाइड्रोजन यहाँ कम हो रहे हैं, इससे भी कम हो रहे हैं, और 2 तरीके से बढ़ रहे हैं। 2 तरीके से बढ़ता है, 2 तरीके से घटता है। बाहर ओवरऑल कम होते रहेंगे, अंदर बढ़ते रहेंगे। तो जब ऐसी स्थिति जनरेट हो गया कि प्रोटॉन बाहर क्या हो गया H+ कम और अंदर क्या हो गया H+ ज़्यादा, अब ये बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, इसको तोड़ना भी तो है, बराबर भी तो करना है, इक्विलिब्रियम लाना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। अगर उसको उठा करके यहाँ कर देता हूँ, कर दिया जी, ऊपर मैंने लगा दिया, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये सारे H+ यहाँ से निकल करके बाहर की तरफ भागेंगे, क्योंकि बाहर कम अंदर ज़्यादा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए H+ वापस में बाहर की साइड में जाते हैं, और जाएंगे कैसे, वो जो एक लगा हुआ है ना, यहाँ देख रहे हैं ATP सिंथेटेज, देख रहे हैं इसके, ये देख रहे हैं इसमें एक बीच में चैनल लगा हुआ है। चैनल क्या है, ये अगर इसकी मेम्ब्रेन है इतना हिस्सा चैनल, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली एंजाइम का काम ये करता है, ये एंजाइम का काम करता है। इसको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। तो F1 वाला पार्ट ये है, F0 पार्ट ये है, ठीक है। ये चैनल का काम करेगा, इस चैनल से हाइड्रोजन निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे हाइड्रोजन तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा, तुरंत क्या कर देगा ATP बना देगा। तो ATP बनती है प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने से, पहले बनेगा देन वो टूटेगा। ये जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, लैमिनार टू स्ट्रोमा होता है क्या, एक्यूमुलेशन अंदर ज़्यादा, जैसे लैमेली के अंदर ल्यूमेन है, जो स्ट्रोमा लैमेली है उसके अंदर के स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं, बाहर के बोलते हैं स्ट्रोमा। अंदर ल्यूमेन में H+ कंसंट्रेशन बढ़ रही है लगातार, बाहर कम हो रही है। जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बाद वो वापस फिर बाहर की साइड में जाएंगे, तब टूटेगा। हाँ, तब ल्यूमेन टू स्ट्रोमा जाएगा, लेकिन हो करके इससे जाएगा, हो करके वाया चैनल से जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे, यही समझा रहा है बच्चों। कंफ्यूजन यही होता है कि NADPH2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बोल देते हैं वाटर से आया, वाटर से नहीं आता है, समझ में आया, वाटर से नहीं आता। ये खत्म हो गया, आगे सीधे केल्विन साइकिल पर आ जाइए। लाइट रिएक्शन खत्म। अब इसके बाद क्या है, डार्क रिएक्शन। तो ATP और NADPH2 जो बना, लिखा हेडिंग ना, वेयर डज द ATP NADPH2 यूज्ड, कहाँ यूज होता है, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पोर्शन स्ट्रोमा में चलती है, ठीक है। वहाँ होता क्या डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज बनता है, कैसे बनता है, ATP और NADPH2। बताइए रिड्यूसिंग पावर कौन सी है इसमें से, NADP रिड्यूसिंग पावर। एक्चुअली ATP को ही बोल देते हैं क्योंकि दोनों मिलकर के उसको रिड्यूस कराते हैं, वास्तविक रूप से वो NADPH है। अगर कहा जाए रिड्यूसिंग तो दोनों बोला जाएगा। लाइट रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। अब यही डार्क रिएक्शन में यूज होगी। अब डार्क रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे। कैम पाथवे कहाँ चलता है, डेजर्ट प्लांट में चलता है, ठीक है। जो थोड़ा सा ड्राई एरिया में है वहाँ C4 साइकिल चलती है, जो बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया में है वहाँ कैम पाथवे, नॉर्मल प्लांट में C3 साइकिल। तो C3 साइकिल देख लीजिए, C3 साइकिल पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर, C3 साइकिल के नाम बताते जाइए। गेहूं, C3 साइकिल के और क्या क्या नाम हैं, बहुत सारे। केल्विन साइकिल, क्यों केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और फर्स्ट प्रोडक्ट के आधार पर नाम PGA साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, इसलिए C3 साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट पूरा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA साइकिल। केल्विन साइकिल साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। अब केल्विन साइकिल चलती कहाँ है, स्ट्रोमा, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखिए RUBP, ये क्या है,
राइबोज 1,5,5-फॉस्फेट ये 5 कार्बन की शुगर है। कहाँ होती है ये? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा में। क्योंकि डार्क रिएक्शन कहाँ चल रही है? स्ट्रोमा में चल रही है। ठीक है। एक चीज और, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना मिसनॉमर है। क्यों? लाइन लिखा बुक में, डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये थोड़ा सा उचित नहीं है, मिसनॉमर है, उचित अटपटा लगता है। ये क्यों अटपटा लगता है? क्योंकि डार्क रिएक्शन दिन में भी चलती है। जी सर। ऐसा नहीं होता कि डार्क रिएक्शन को बोल दिया गया है तो डार्क नहीं चलेगा। लाइट के प्रोडक्ट से बनता है वो। फिर इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि लाइट इज नॉट नेसेसरी, लाइट जरूरी नहीं। लाइट प्रोडक्ट जरूरी है। जरूरी नहीं है, लाइट का प्रोडक्ट जरूरी है, लेकिन लाइट जरूरी नहीं है। दिन में भी चलेगा और रात में भी चलेगा। ठीक है। ज्यादा कहाँ चलती है? दिन की रात में डार्क रिएक्शन, नाइट में चलती है। और एक क्वेश्चन बताइए, फूड कहाँ ज्यादा बनेगा? अगर लाइट लगातार प्लांट पे पड़ रही है तब फूड ज्यादा बनेगा, कि लाइट रुक रुक करके पड़ रही है तब फूड ज्यादा बनेगा? कंटिन्यूस लाइट में फूड ज्यादा बनता है कि इंटरप्टेड लाइट में फूड ज्यादा बनता है? इंटरप्टेड। डिसकंटिन्यूस का मतलब रुक रुक करके लाइट आया, बादल हो गया, लाइट आया फिर बदली हो गया, वहाँ फूड ज्यादा बनाता है प्लांट। लगातार लाइट पड़ रही है उसमें फूड कम बनता है। रीजन क्या है? देखिए इधर समझिए, क्योंकि लगातार जब लाइट पड़ रही है, ये कंडीशन है, प्लांट पर लाइट लगातार आ रही है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? लाइट आया, बादल हो गया, लाइट आया, डार्क हो गया, फिर लाइट आया, फूड यहाँ ज्यादा बनेगा। जैसे आप खाना लगातार खाए जा रहे हैं तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, रुक रुक करके खा रहे हैं तो डाइजेशन अच्छा, क्योंकि इतना खाया उतना पचा लिया, होता ना। लगातार जब लाइट पड़ रही होती है तो बताइए, लाइट रिएक्शन फास्ट चलती है कि डार्क रिएक्शन फास्ट चलती है? चलेगा दोनों साथ में। ठीक है, चलेगा दोनों। फास्ट कौन सी चलेगी? इसमें लगातार लाइट फास्ट चलती है कि डार्क फास्ट चलती है? लगातार में, चाहे जिसमें हो, लगातार हो चाहे रुक हो, किसकी स्पीड ज्यादा है? लाइट रिएक्शन तेज चलती है कि डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन फास्ट है, डार्क रिएक्शन स्लो है, टाइम लगता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। समझ में आया? तो चूंकि लाइट रिएक्शन दिन में लाइट भी चलती है और डार्क भी चलती है, लाइट फास्ट है, लाइट फास्ट है तो ATP और NADPH2 लगातार बनते जा रहा है। खर्च होने के लिए टाइम तो होना चाहिए। ये बन रहा है, कंपनी में सामान बन रहा, उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा सामान मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसको कंज्यूम होने के लिए, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्पीड से नहीं चलती है, थोड़ा स्लो चलती है, जितना बना उतना खर्च हो जाए, खपत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पता लगा ये रात बन रहा है और खर्च हो ही नहीं पा रहा, डार्क रिएक्शन स्लो स्पीड से चलती है। इस केस में फूड ज़्यादा नहीं बनता। यहाँ से मुझे ज़्यादा क्यों बनता है? लाइट रिएक्शन चला, बना ATP NADPH2, डार्क आ गया तो जब तक डार्क रहेगा तब तक लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, बंद रहेगा उतनी देर तक। उतनी देर तक जितना ATP बन गया इसको अच्छे से यूज हो जाएगा। फिर लाइट आया, लाइट चला, डार्क भी चला, स्लो है, फिर डार्क आया, लाइट बंद, डार्क चल ही रहा लगातार, डार्क चल रहा है तो डार्क में वो यूज हो जाए, प्रॉपर्ली यूज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जा रहा है। और देखिए RUBP है 5 कार्बन की शुगर, बताइए इसके साथ क्या जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा ना। 6 कार्बन, 2 PGA, क्या बनेगा? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन की कार्बोक्सिलेशन? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है कहीं, कार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम लगता है इसमें? RUBP, रुबिस्को एंजाइम लगेगा, रुबिस्को। क्या लगेगा? रुबिस्को। रुबिस्को का पूरा नाम और नाम बता दो। मोस्ट अबंडेंट है, ये भी जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम ये। ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम हो गया। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा बताइए? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ? सेलुलोज। ग्लाइकोजन उतना ज़्यादा नहीं है, सेलुलोज ज़्यादा है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज होता है सबसे ज़्यादा। ये हो गया। तो इसका पूरा नाम होता है राइबोज 1,5,5-फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। इस एंजाइम में दोनों पावर है,
कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी कहीं जोड़ सकता है। जी सर। ठीक है। C4 में पीजीए कितने कार्बन? 3। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 3 कार्बन। इससे इसको C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है। पीजीए से क्या बनेगा बताइए क्या सर? इसके बाद पीजीएल क्या बनेगा? पीजीएल इसका पूरा नाम फॉस्फोग्लिसराइड। क्या होगा यहाँ पर? एटीपी और NADPH2 क्या जुड़ता है? NADPH2 ऐड होगा और साथ में ATP भी जुड़ेगा। ठीक है। ये दोनों यहाँ खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खर्च हो रहा है। पीजीएल ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पहला कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है बताइए? मैं सब बताते जाओ, सब पढ़ लिए। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? केल्विन साइकिल में फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा बनता है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट पीजीए तो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट बताइए कौन सा बनेगा? मैं बता दे रहा हूँ, सबसे इसकी पूरी साइकिल पूरी कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये होगा, यहाँ से बनेगा ग्लूकोज। ठीक है। यहाँ पर आपके ATP फिर खर्च होगी और क्या बनेगा? ADP बनेगा। ये साइकिल पूरी हो गई। अब बताइए फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा? यही ट्रायोज फॉस्फेट। 3 कार्बन का है ये ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाली शुगर। टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन वाली शुगर। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन की शुगर है, हेक्सोज है। कार्बोहाइड्रेट ये भी है। ये पहला कार्बोहाइड्रेट। क्यों इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो है देखेंगे ये है 3 कार्बन इसमें है और एक CHO ग्रुप लगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड्स और कीटोन। कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है। 3 कार्बन अगर हैं और CHO ग्रुप लगा है तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो कीटोन ग्रुप लगा होना चाहिए। तो PGL फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। स्टेबल नहीं, स्टेबल कौन सा है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बाद स्टार्च बनेगा। स्टार्च क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अब बताइए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार रन करेगा? 6 बार रन करेगा। ठीक है। कैसे 6 बार रन करेगा? 6 बार करेगा क्योंकि 5 कार्बन, देखिए 5 कार्बन यहाँ से आ रहे हैं। एक कार्बन ये हुआ, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। 6 कार्बन में ये वापस कितना हो रहा है? जैसे PGL के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 3 कार्बन में PGL में कितने कार्बन? 3। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, क्योंकि 2 ये 2 बनेंगे तो टोटल कार्बन कितना हुआ? 6। 6 में से 5 एक बार में वापस हो जा रहे हैं। यही तो वापस बन रहा है। एक कार्बन का बेनिफिट एक बार में हो रहा है ना। एक साइकिल चलेगी तो कितना कार्बन प्लस होगा हमारे पास? 1 कार्बन का 5 रिटर्न हो जा रहे हैं। तो ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए ना, तो 6 चाहिए। तो 6 बार ऐसे जब चलेगा एक बार में 1 कार्बन का गेन होगा, 6 बार में 6 कार्बन। 6 बार ये साइकिल ऑपरेट होती है। कितना ATP खर्च होता है एक बार में? देखिए क्योंकि एक ATP है ना, एक PGS से ये बनाने के लिए एक ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल इसके 2 ATP 2 ये रहेगा क्योंकि 2 तो है। अरे 3 इधर ही है, टोटल बता रहे हैं। इधर देख लीजिए एक साइकिल जब चलती है 2 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ, 3 ATP 6 बार चलेगा 18 ATP। कितना NADH2? 2 NADH2 यहाँ पर एक बार में 6 बार चलेगा 12 NADH2 खर्च होगा। ये सब बना था ना राइट डायरेक्शन में, यहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, कंज्यूम हो रहा है। 3 स्टेप इसमें है। कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से ये बनना रिडक्शन। ये क्या है? रीजनरेशन। RUP रीजनरेट कर रहा है वापस। ठीक है। इसमें इतना ही है। आगे C4 पाथ पे देख लीजिए जल्दी से, बस इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। आप तो आगे पढ़ लीजिएगा। C4 पाथ पे C2 भी हाँ चलेगा एग्जाम। बताइए क्या चीज़ समझ में आती है C4 साइकिल में?
हम पूछते जा रहे हैं, बताइए C4 साइकिल का दूसरा नाम। OAA साइकिल हाँ, क्रेंज एनाटॉमी तो इसके अंदर है। साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट बनता OAA, वहाँ PGA था, यहाँ OA। C4 साइकिल क्यों? क्योंकि ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। ठीक है। तीसरा नाम हैच एंड स्लैग साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है। और क्या है? डाई कार्बन DCA साइकिल, नोट कर लीजिए, इसको DCA साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलेशन को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसमें कार्बोक्सिलेशन कितनी बार हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन कितनी बार हो रहा है? नोट करिएगा यहाँ पर, किसी C4 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन जो है वो 2 बार हो रहा है, 2 टाइम। एक बार कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? ऊपर वाली सेल में, एक बार दूसरी सेल में। तो सेल आपके पास इसमें है ना, दोनों सेल में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक। अब C4 साइकिल किस प्लांट में चलती है? ऐसे प्लांट जो ड्राई एरिया में, एरिड एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे शुगर के, ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए। C4 में 30 से 45 डिग्री की गर्मी। हाँ, और थोड़ा सा कुछ ग्रासेस होती है, साइप्रस ग्रास होती है, उसमें भी ये चलती है। मेज मक्के में चलती है C4 साइकिल। मेज हो गया, सुगरकेन हो गया, साइप्रस हो गया। ठीक है। जिन प्लांट में C4 साइकिल चलती है, फॉर एग्जाम्पल सुगरकेन, इनकी पत्तियों में एक खासियत होती है, उनमें क्या होता है? क्रेंज एनाटॉमी। C4 लीव्स। अब क्रेंज एनाटॉमी क्या है? जैसे ये लीफ होती है, लीफ। ठीक है। लीफ की एनाटॉमी सबने पढ़ा है। क्रेंज का मतलब क्या होता है? घेरा। ठीक है। इस क्रेंज एनाटॉमी में कुछ नहीं होता है, जैसे ये है लीफ में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, सबको पता है ना, लीफ में बीच में जाइलम है। इसके चारों तरफ क्या है? बंडल शीट। इसके चारों तरफ क्या है? ये मीजोफिल का लेयर है, ये क्या है? मीजोफिल। और बाहर क्या है? बंडल शीट। बंडल शीट की लेयर। ठीक। तो इसमें सबसे बाहर की साइड में, सॉरी नीचे बंडल शीट, ये बंडल शीट हो गया, बंडल शीट। और मीजोफिल की बहुत सारी लेयर्स को क्या करे रहती हैं? बंडल शीट की एक लेयर, उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी मीजोफिल की लेयर होती है। ठीक है। तो फायदा क्या मिलता है? बताइए, इस क्रेंज एनाटॉमी होने का फायदा क्या है? दांत तो निकालिए ना, हमको दांत बहुत निकले पसंद नहीं लगते हैं, पता नहीं, हंसेंगे नहीं कोई, हंस रहे हो ना, हंसिएगा नहीं दोबारा। ठीक है। हंसना है तो बाहर जाइए इत्मीनान से, हंस के चले आइए, इतना जितना जाइए उतना हंसिए, हंस के फिर बैठ जाइए यहाँ आकर। यहाँ मत हंसिए। हाँ बताइए क्या करें? अरे हंसने वाले टॉपिक पर हंसिए तो अच्छी बात है। बताओ जी, ये क्रेंज एनाटॉमी क्यों लगी होती है? क्या फ़ायदा इसका है? हाँ, वो घेरा बनाया। इसका फ़ायदा ये है क्योंकि C4 जो साइकिल C4 प्लांट होते हैं, उसमें रुबिस्को एंजाइम किस सेल में होता है? नीचे वाली सेल बंडल शीट। ठीक है। रुबिस्को एंजाइम की एक सबसे बड़ी कमी है, अगर उसको ऑक्सीजन थोड़ी सी दिख जाएगी ना, या कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ गया, तुरंत वो ऑक्सीजन को पकड़ना चालू कर देगा। बड़ा मतलब ही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट चाहिए। C3 की सबसे बड़ी कमी यही है कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन तुरंत चालू हो जाता है। CO2 से। ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम को क्या चाहिए? जो रुबिस्को एंजाइम है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट चाहिए, तब तो ये बढ़िया से काम करेगा। नहीं तो वो कुछ काम करने नहीं तो ये तुरंत ऑक्सीजन का साथ पकड़ लेगा। तो क्रेंज एनाटॉमी का एक फायदा यही है कि बहुत सारी जो लेयर्स हैं, ढेर सारी लेयर मीजोफिल की है ना, ये क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट में लगातार ट्रांसफर करती रहती है। कंसंट्रेशन बंडल शीट में कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होने देती है। दूसरी चीज क्या है? बंडल शीट की जो लेयर है ना, बंडल शीट अंदर वाली सेल है, बंडल शीट की जो सेल होती है, इसकी लेयर बड़ी मोटी है। ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगा, ये गैस के लीकेज को रोकती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाती, कार्बन डाइऑक्साइड बरकरार रहती है अंदर इसमें। तो लगातार बाहर से ये CO2 को पकड़ करके किसको दे रही हैं? अंदर वाली लेयर बंडल शीट को दे रही है, क्योंकि वहीं पर एक सबसे बड़ा कमजोर एंजाइम बैठा हुआ है। उस एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को है, जो मतलबी एंजाइम। ठीक है।
तो उसको जब CO2 लगातार मिलती रहेगी तो अपना काम करता रहेगा। तो यही इस क्रेंज एनाटॉमी का फायदा होता है। अब देखिए यहाँ पर इस वो जो साइकिल ऑपरेट होती है वो 2 सेल में चलती है। मैं सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्रेंज एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। मीजोफिल सेल की बहुत सारे लेयर बंडल शीट को सराउंड करती है, चीजें हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है, CO2 कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है। बंडल शीट की लेयर में क्या है, थिक वॉल होती है। अब सीधे आ जाइए, ये बाहर की सेल कौन सी होती है, मीजोफिल। नीचे की सेल कौन सी है, बंडल शीट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आया, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होता है यहाँ पर C4 प्लांट में। सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP के साथ जुड़ेगा। वहाँ क्या था, REP, यहाँ क्या है PEP। कितना कार्बन है, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन, ये एक कार्बन यहाँ से आ रहा है, कितना हो गया टोटल, 4 कार्बन। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया 4 कार्बन वाला, फर्स्ट स्टेबल। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अब क्या होगा इसका, मैलिक एसिड में यही कन्वर्ट हो जाएगा। यही वो मैलिक एसिड में भी कितने कार्बन, 4 कार्बन। फिर मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा बेस में का कनेक्शन होता है 2 सेल के बीच में। इसके द्वारा मैलिक एसिड यहाँ से यहाँ मूव करके आ जाएगा। मैलिक एसिड यहाँ मूव करके आ गया, इसमें 4 कार्बन। ठीक है, इस मैलिक एसिड से कोट करके क्या बनेगा, पायरुवेट एसिड बनेगा ना, पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड में कितने कार्बन, 3। एक कार्बन कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। ये कार्बन क्या किस काम का है, इसी कार्बन से जो पिछला वाला कैल्विन साइकिल चल रहा था ना, C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल कहाँ चलती है, बंडल शीट में। C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल मीजोफिल में चलती है। ठीक, यहाँ इससे जो कि REBP यहाँ पर है, REBP जो शुगर है 5 कार्बन वाली वो इसमें नहीं है, इसमें है। रुबिस्को कहाँ है, यहाँ है रुबिस्को। ठीक है, सब कुछ यही है, यही चलेगा कैल्विन साइकिल। मतलब ग्लूकोज कहाँ बनेगा, बंडल शीट बनेगा बंडल शीट में। ठीक है, C4 के बंडल से। एक चीज और देखिए, लगा मीजोफिल का काम तो यही था ना कि मीजोफिल लगातार CO2 को पकड़ रही थी, क्योंकि इनके पास जो एक एंजाइम यहाँ पर है पैप्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, पैप्टेज। पैप्टेज एंजाइम बहुत मतलब ही नहीं है। पैप्टेज एंजाइम की खासियत ये होती है कितना भी कम CO2 रहेगा, कितना भी कम CO2 उसी से उसको भी पकड़ करके ना यहाँ भेज देगा। अगर सोचिए हाँ REBP होता तो चल नहीं पाता काम। पैप्टेज कम CO2 को पकड़ करके मैलिक एसिड बना देगा, मतलब यहाँ CO2 मेंटेन रखेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मीजोफिल सेल से बंडल शीट में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में आती है, बताइए। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड के रूप में आती है ना, क्योंकि मैलिक एसिड टूटेगा तभी तो CO2 निकलेगी। मैलिक एसिड की फॉर्म में CO2 मैलिक एसिड में कन्वर्ट। ठीक है, मैलिक एसिड के रूप में तब यहाँ आ रही है, निकल रही है, इससे निकल रही है। ठीक, तो मैलिक एसिड लगातार भेज रहा बना करके और CO2 यहाँ बरकरार। पायरुविक एसिड इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट होता, ध्यान रखिएगा। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये इतनी बड़ी रिएक्शन क्या है बताइए, ये आपने कहीं और देखी थी। पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है, ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल है। इतनी रिएक्शन नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है ना, सबसे लास्ट की रिएक्शन 10वीं रिएक्शन देखिए। ग्लाइकोलाइसिस की सबसे अंतिम रिएक्शन कौन सी है, उसमें पढ़ो। हाँ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। यहाँ उसी का उल्टा हो रहा, देखिए यहाँ उसी का उल्टा हो रहा है, मिला नहीं। हाँ, ये देखो जी कहाँ गया, पेज नंबर 156। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, PEP से पायरुविक एसिड बन रहा ना। ये ग्लाइकोलाइसिस की सबसे लास्ट की रिएक्शन है। यहाँ क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड से PEP बन रहा, उल्टा हो रहा। ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल है इतना रिएक्शन, समझ में आया, ध्यान रखना है। तो अब ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ बन रहा, लगातार बन रहा, वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस भी तो होना चाहिए, जैसे वहाँ REBP वापस होता था, यहाँ PEP वापस हो जाएगा इसमें।
अब इसमें बताइए कितना इसमें एटीपी खर्च हो रहा है? 2 टोटल 2 नहीं है, 30 एटीपी और 18 NADPH2 डाटा देखिए, सॉरी कहाँ गया, C4 का डाटा देखिए, देखा ही नहीं है इन्होंने क्या। देखिए वहां कितना था? 18 एटीपी था ना, यहाँ ध्यान रखिएगा आपका 30 एटीपी हो जाएगा, ठीक। और NADPH2 कितना था वहाँ? 12 18 हो जाएगा। ये यहाँ का डाटा C4 का डाटा है, क्योंकि 18 एटीपी तो यहीं अकेले खर्च होंगे ना, C3 का पार्ट नहीं इसी में चलेंगे ना, 12 NADPH2 यहीं खर्च होंगे, ये वाली भी साइकिल चल रही है, ठीक। इसमें भी यूज होगा, हर C4 में C3 होता है। हाँ, हर C4 प्लांट में C3 साइकिल चलती है, या C4 साइकिल में C3 साइकिल ऑपरेट होती है। और वो भी बंडल C3 चलिए लास्ट का एक टॉपिक बचा है, फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन? C4 लाइट हाँ, कैम पाथ में सिलेबस में नहीं। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? इन दोनों में डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देना, ये है रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब लाइट में अगर कोई फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे जो देखिए जो C3 प्लांट होते हैं, नॉर्मल प्लांट कौन से हैं? C3 है, ये वाले C4 हैं। C3 प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज C3 पिछला वाला, तो उसमें जो भोजन बनेगा वो 75% ही बनता है, 25% भोजन बेकार हो जाता है। किसके द्वारा? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर C3 प्लांट में चलता है, जिसकी वजह से अगर 100% खाना बनना है तो 100% ना बनकर क्यों 75% ही खाना बनता है, 25% एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसकी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो C3 प्लांट की एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वहाँ एंजाइम कौन सा यूज होता है? रोडेस्को, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, अगर थोड़ा सा भी CO2 इन्वायरमेंट में कम हो गया, इन्वायरमेंट में कितना CO2 होता है? 0.03% होता है ना। अगर CO2 थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तुरंत ही ऑक्सीजन को पकड़ना चालू कर देगा, और जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, मतलब ये फिर जो आप बोलते हैं इसमें क्या होता है? RUBP शुगर होती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या बनाता है? यही तो बनता है ना। C3 प्लांट में नॉर्मल तो ये चलता है, लेकिन अगर इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? RUBIS एंजाइम है। अगर ये एंजाइम को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ रही है, वातावरण में कम हो गई, तो ये तुरंत CO2 को हटा करके अपने साथ उसको ले आएगा, ऑक्सीजन के साथ पकड़ देगा। अब फिर ये PGA बनेगा तो सही, लेकिन 100% PGA नहीं बनेगा, ठीक है। अगर 4 बनने हैं तो 3 इसमें यूज होंगे, 1 बेकार हो जाएगा, 25% वेस्टेज हो जाता है। और इस C4 प्लांट में ऐसी कोई समस्या आती नहीं है, क्योंकि यहाँ ये वाला एंजाइम FPS है, ये 100% CO2 क्या करेगा? कितना भी कम रहेगा, कितना भी कम रहेगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं सीधे, ठीक है। अब वो फैक्टर हमसे क्वेश्चन बताइए। हाँ, बुक लाइए। कोई इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो हम पूछें। कुछ सर्किल किए हैं ऐसे जो नहीं आते हैं? कोई क्वेश्चन सर्किल किए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा, यहीं से बता दें। बात फर्स्ट क्वेश्चन की नहीं है, 10-15 मिनट का टाइम है, जो कहिए वो बता दें। जहाँ जो टॉपिक से बताइए, कहिए आप टॉपिक बताइए। C3 टॉपिक से, C4 से, जिससे कहिए उससे। स्टार पॉइंट करके रखा हुआ, ये बता दीजिए क्या है जी? ये लो जी, इस बुक को पकड़िए।
जो मैंने बताइए। राउंड किया वही बता दीजिए, 5-6 क्वेश्चन। वो तुम्हारा वाला ही बता दें। इधर देख लीजिए, एक क्या हो रहा है, देखिए इधर जो स्टार बनाया है ना, जान सुनते रहिए बाकी लोग। क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरी एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड्स ऑफ फायर प्लांट। हम हिंदी में बता रहे हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन, जो सनलाइट जब आती है, ठीक है, तो उसमें सनलाइट जो अर्थ पर आती है उसमें कैरोटिनॉइड जो होते हैं, प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल भी है, कैरोटिनॉइड भी है, सब कुछ है। कैरोटिनॉइड किस लाइट को पकड़ते हैं, किस विजुअल स्पेक्ट्रम के किस हिस्से को कैप्चर करते हैं? एसी वाले। तो ऑप्शन है कि ब्लू और ग्रीन को कैप्चर करते हैं, कि ग्रीन और रेड को, कि रेड एंड वायलेट की वायलेट एंड ब्लू। ब्लू। तो सबसे ज़्यादा है वायलेट और, अब कैरोटिनॉइड का आप ग्राफ देखिए कहाँ उठ रहा है। कैरोटिनॉइड दो जगह होता है, एक वायलेट और एक रेड एरिया, ठीक है, वायलेट और रेड। तो वायलेट और रेड इसका आंसर हो गया, ठीक। लाइए। इसी में है वही फर्स्ट। वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन ए सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर। बोल रहा है एक साइंटिस्ट ने क्लेडोफोरा एल्गी लिया, ठीक है, उसमें उसने मिला दिया एजोटोबैक्टर, ठीक है, एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर। सारा काम वही किया जो साइंटिस्ट ने प्रिज्म में लगाया था ना, प्रिज्म लगाया था, लाइट फ्लो कराया टी एंगलमैन ने, पानी में क्लेडोफोरा एल्गी ली, ठीक है, उसमें उन्होंने बैक्टीरिया कौन सा रखा था, एरोबिक वाला, इन्होंने रख दिया अजोटोबैक्टर। अब आपको पता होना चाहिए अजोटोबैक्टर कैसा है, एनारोबिक है, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ, अब बोल रहा है ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, कहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे अगर एजोटोबैक्टर रखेंगे तो। अजोटोबैक्टर कैसा बैक्टीरिया है अजोटोबैक्टर? हाँ, आपने वो पढ़ा नाइट्रोजन, जो राइजोबियम पढ़ा ना, राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, ठीक है। तो अजोटोबैक्टर रखेंगे तो बैक्टीरिया किस रीजन में ज़्यादा इकट्ठे होंगे, वॉयलेट एंड ग्रीन में, इंडिगो एंड ग्रीन में, ऑरेंज एंड येलो, ब्लू एंड रेड, वहीं ज़्यादा इकट्ठे होंगे ना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहीं होगी ना, ठीक है। तो ये हो गया। अगला स्टार देखें, 14 वहाँ से बताइए। अच्छा, साइज ऑफ क्लोरोफिल, तो एक्चुअली ये है, हाँ बता रहे हैं, ये 15 बाई 15 और 20, 15 बाई 15 20, ठीक है शायद, क्योंकि 20 बाई 20 का कोई ऑप्शन नहीं दिया, यही सही है। ये पूछ रहा है जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जानते हैं, फ्लैग के तरीके से होता है, जो घंटा फ्लैग जो होता है उसकी तरीके से क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोफिल में एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड का साइज 15 बाई 15, 15 एंगस्ट्रॉम लंबाई, 15 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई, 20, और टेल होता है 20, टेल की लंबाई, ये सही है, ठीक है। अगला 19वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर। तो ये तो आसान है, रिएक्शन सेंटर P680 काम करता ना। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन सेंटर कौन है? इसने P680 तो नहीं लिखा है ना, दो ही रिएक्शन सेंटर हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700, फोटो सिस्टम सेकंड का P680। तो 680 ऑप्शन में नहीं है, 700 लिखा ही है। उसने ये नहीं पूछा ना किसका वाला, कोई तो बता रहा है P700 सही है। हाँ, क्योंकि ये कैरोटिनॉइड और ये कैरोटीन जेंटोफिल ये रिएक्शन सेंटर नहीं होते, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं सब, ये किनारे वाले हैं सब, ठीक है, एसेसरी हैं। 22 नंबर, इन द क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द अंदर। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन्स कहाँ ज़्यादा मिलेंगे देखने को? इनसाइड ल्यूमेन। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस एंटीना स्ट्रोमा ल्यूमेन ऑफ द थैलेकोइड सही है, यही तो ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि लगातार वाटर टूट रहा है तो H+ वहीं ज़्यादा हो जाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बोल रहा है चाहे ATP बने सनलाइट में,
चाहे एटीपी बने माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव से बनती है। दोनों जगह अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटॉन का किसी मेम्ब्रेन के एक्रॉस। अपहिल का मतलब जानते हैं? अपहिल क्या होता है? बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया, ये अपहिल हो रहा है, ठीक है। हाँ, और डाउन हिल का मतलब हाई टू लो, लो टू हाई अपहिल होता है, समझ रहे ना? बाहर से अंदर। एक मिनट, अगर लो से हाई की तरफ कोई चीज जा रही है, ये है अपहिल। नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, ये होता है डाउन हिल। तो डाउन हिल का मतलब हाई टू लो। हाई कंसंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल अपने लो की तरफ जा रहा है, ये है डाउन हिल। तो बताइए प्रोटॉन जो मूव करते हैं ये किधर से किधर मूव करते हैं? अंदर से बाहर चलते हैं। जब क्या बोल रहा क्वेश्चन में, कहाँ गया फिर से? जब फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है, एटीपी बनती है। एटीपी जब बनती है वास्तविक रूप से, ये नहीं कह रहा है कि वो जो कैसे डेवलप होता है ये भूल जाइए। एक बार बन गया, डेवलप हो गया, अंदर H+ ज़्यादा इकट्ठा हो गया, अब H+ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। H+ अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ तो भागता है कि नहीं भागता है? अंदर से बाहर की तरफ। आंसर चेक कर लीजिए इसका। आप पहले है कहीं डाउन हिल का ऑप्शन लिखा गया है। अच्छा, डाउन डाइकोट ए न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरीसाइकिल एट द टाइम ऑफ द, ये गलत है, सेकंड वाला गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। और स्टेटमेंट स्टेमन इन द फ्लावर ग्लोसरी पेटोनिया पॉलीएंड्रस, पता नहीं क्या है, सिम्बायोटिक अकर्स इन द फ्री लिविंग स्टेट आल्सो, ये भी सही है, डी वाला सही इसमें है, ठीक। अब पूछ क्या रहा है? हाउ मैनी स्टेटमेंट आर राइट? तो देखिए डी वाला राइट है। सिम्बायोटिक नहीं, सिम्बायोटिक फ्री लिविंग में नहीं होता कभी भी। सिम्बायोटिक का मतलब ही हो गया कि वो किसी प्लांट के साथ अटैच है, ये रॉन्ग हो गया। स्टेमन इन द ग्लोसरिया एंड पेटूनिया, ये आपको देखना पड़ेगा कि पॉलीएंड्रस सही है ना, ये बुक में दिया एग्जाम्पल, ये दिया है ना, ठीक है, सही हो गया। डाइकोट स्टेम में न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरीसाइकिल, तो पेरीसाइकिल से कैम्बियम रूट में बनता है, ना कि स्टेम में। रूट में पेरीसाइकिल से बनता है, ये रॉन्ग हो गया। अब बच्चा पहला और तीसरा आपके पास सही करने को, ठीक है। तो तीसरा एकदम सही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट वाले पर आएंगे। बोथ फोटोफॉस्फोरेशन ऑक्सीडेटिव अपहिल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्चुअली इसमें सेंस ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वो किधर से किधर बोल रहा है। अपहिल का मतलब तो होता है कि लो टू हाई, डाउन हिल होता है, ठीक है। अपहिल का मतलब से लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाँ वही लो टू हाई ना। अब जैसे देखिए, ये यहाँ पर प्रोटॉन अंदर कैसे बढ़ा, अंदर प्रोटॉन कैसे बढ़ा, स्ट्रो के टूटने से, ये आप ये नहीं कहेंगे कि अपहिल से बढ़ा के डाउन हिल से, वो तो यहाँ जाते हुए यहाँ कम हो गए। लेकिन जब एटीपी बनी, तो एटीपी जब बनती है तो हाई से प्रोटॉन लो की तरफ जाता है, प्रोटॉन हाई से लो की तरफ जाता है, बाहर अंदर जाता है, बाहर कम है, प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहा है ना, ठीक। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है, तो हाई टू लो, अब हाई टू लो तो डाउन होना चाहिए। देखिए इसका आंसर एक दे रहा है क्या? एक आंसर स्टेटमेंट सही बोल रहा है, जो किसी टू ऑप्शन सही हो गया, दो सही। स्टेटमेंट राइट, तो कौन सा आंसर सही है? टू वाला, ए सी दोनों सही। ये कैसे हो जाएगा? ये और सी नहीं कैसे? होगा, वही तो मुझे नहीं कंफर्म हो रहा था कि ये सही है कि नहीं। दो ऑप्शन दिया, अच्छा देखेंगे इसको क्या डी है। वाला ऑप्शन सही दिया, एक है नहीं दिया। डी वाला सही दिया है, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, डी भी सही है, और जो सी वाला ऑप्शन, तीन ऑप्शन इसमें सही है। तीन। अच्छा हम पढ़ लेते हैं। सिम्बायोटिक फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो। फ्री लिविंग स्टेट में सिम्बायोटिक कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है, एक तो फ्री लिविंग स्टेट में होता है, एक सिम्बायोटिक स्टेट में होता है। अगर सिम्बायोटिक स्टेट में हो रहा, हाँ ये है कि जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक में है, ठीक है, उस मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बाहर कर सकता है, लेकिन सिम्बायोटिक अलग है। वो ना सिम्बायोटिक जो होता है अकर्स इन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो इन सॉइल। सर राइजोबियम करता नहीं, मटर के गांठ, तो हाँ राइजोबियम तो इसमें करता है ना, पल्सेस में। मटर। चलिए आगे बढ़ जाइए, बताना पड़ेगा क्या है इसमें सही है। और बताइए अगला वाला कौन सा है? 26 बताना है हमको, नहीं बताइए, लास्ट से बताइए, लास्ट देख सकते। हाँ बोलिए लास्ट वाला कौन सा है?
ये बता दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट 53 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट्स द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेटिक पाथवे को कहाँ ज्वाइंट कराता है? ठीक है, ज्वाइंट द फोटोसिंथेटिक पाथवे 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का, C3, C4 और कैम। ठीक है, तो CO2 बोल रहा है कहाँ ज्वाइंट कराता है, किसमें? PS1 में लाइट रिएक्शन में कि PS2 में डार्क, सीधा सीधा डार्क रिएक्शन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड वो PS1 में कहाँ इन्वॉल्व होती? PS1, PS2 ये सब लाइट रिएक्शन के ही तो हैं। लाइट रिएक्शन में तो PS1 और PS2 काम करते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो एक ही जगह लिखा ऑप्शन में डार्क रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जुड़ती है? वो डार्क रिएक्शन में। सही समझ में आया? विच टेक्निक हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, खोजा गया था, उसको किस टेक्निक से खोजा गया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक नहीं, रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक। सी, ये NCERT में लिखा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक से केल्विन साइकिल खोजी गई थी, बुक में लिखा साफ साफ। ठीक है, और सर्किल नहीं है, आगे बताइए। बस हो गया। 83 रॉन्ग लिखा तुमने इस पर पेज पर। रॉन्ग दिया। अच्छा, हाँ ये तो रॉन्ग था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन। एक ही चैप्टर खत्म होता है। अब अगली बार टेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली बार जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आइएगा। हाँ नहीं, पहला हो गया, रिवाइज करा दिए फर्स्ट को। पहले में कुछ नहीं है। अब चैप्टर टेस्ट के बाद आप 2nd चैप्टर को पढ़ के आइएगा, और पढ़ के ऐसे आइए कि जो हम पूछे आप बताते रहिए, तब तो सही है रिवीजन। हाँ, तब जल्दी होगा, नहीं मतलब नहीं रह जाएगा।